हाय दोस्तों, जैसे कि हमारा दूसरा वीडियो है जो एमपीपीएससी सोल्व पेपर ओल्ड पेपर है ना। ओल्ड जो पेपर है उनका सोल्व है। हमने जो स्टार्ट किया था एथिक्स का 2014 का पेपर, तो इसका पहला वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं जिसमें हमने 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, 3 नंबर वालों को। आज हम 3 नंबर वाले के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए, जैसे कि अपन 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, द रिपब्लिक के रचयिता कौन है। तो द रिपब्लिक के रचयिता यूनानी दार्शनिक प्लेटो हैं। इन्होंने इसमें प्लेटो ने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद सिद्धांत, आदर्श राज्य तथा दार्शनिक राजा का प्रतिपादन, जो भी सिद्धांत दिया है दार्शनिक राजा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा लोकतंत्र की आलोचना भी की है इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, द रिपब्लिक में। और यह ग्रंथ इन्होंने 386 ईसा पूर्व में लिखा था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है 3 मार्कर में। अगला क्वेश्चन आता है, कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो आपको पता होगा जैसे कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उनके जो अर्थशास्त्र में राजनीति किससे संबंधित है, वो राजनीति, समाजशास्त्र और नीति शास्त्र का सम्मिलित रूप माना जाता है अर्थशास्त्र को। इसमें कौटिल्य ने अर्थनीति, दंड नीति और विदेश नीति का उल्लेख भी किया है। साथ ही इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत जैसे सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, षटगुण सिद्धांत आदि वर्णित किए हैं। ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें 15 अध्याय में विभक्त किया गया है। तो ये कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है, 3 मार्कर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और इन्होंने ये बम्बई में की थी। 1875 से 1877 तक इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। बाद में से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसे बनाने की जो प्रेरणा दी थी वो मथुरा के स्वामी विरजानंदन के द्वारा दी गई थी। इसके जो उद्देश्य थे, आर्य समाज के जो उद्देश्य थे, वो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था और हिंदू धर्म को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी ने अन्याय, हिंसा और अत्याचार का सामना करने हेतु सत्य एवं अहिंसा पर आधारित जिस नियमों को अपने राजनीतिक, सामाजिक जीवन में अपनाया, उसी को सत्याग्रह कहा गया है। सत्याग्रह की कई सारी विधियाँ हैं, जैसे कि कुछ विधियाँ लिखी गई हैं यहाँ पे, उपवास, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद का क्या अर्थ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद का आशय या अर्थ, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का जब समन्वय होता है तो सुख व वैभव की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र से एकात्म स्थापित करता है तो एक समन्वयकारी सहिष्णु समाज का निर्माण होता है। जिसके केंद्र में व्यक्ति या मानव होता है। इसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति का अर्थ क्या है। तो मनोवृत्ति का अर्थ है किसी मनोवैज्ञानिक विषय, वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान, भाषा, समाज आदि के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण ही मनोवृत्ति कहलाता है। मनोवृत्ति की जो तत्व है, जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, ये तीनों तत्व मनोवृत्ति निर्माण में सहायक होते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं अपन, जैसे कि पश्चिम संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और परंपरागत संस्कृति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद प्रबोधक संप्रेषण, अगला क्वेश्चन है प्रबोधक संप्रेषण। तो प्रबोधक संप्रेषण का आशय किसी विशेष प्रकार का संप्रेषण या संदेश जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों में परिवर्तन करने का प्रयास करना ही प्रबोधक संप्रेषण कहलाता है। तो ये प्रबोधक संप्रेषण एक प्रमुख विधि है जिसके माध्यम से विभिन्न लोगों एवं समूहों का विचारों में परिवर्तन एवं उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख अंग हैं, एक तो प्रबोधक कर्ता होता है, और दूसरा संदेश, तीसरा लक्षित समूह, और चौथा होता है संप्रेषण की विधि। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है प्रबोधक संप्रेषण, 3 मार्क में। अगला क्वेश्चन आता है, लोक सेवा के प्रति समर्पण की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो लोक सेवा के प्रति समर्पण की धारणा का अर्थ है एक ऐसी मन स्थिति जिसमें लोक सेवक
जिसमें जिसमें लोक सेवक अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहता है, अर्थात अपने लक्ष्य व उद्देश्य के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना समर्पण कहलाता है। उदाहरण में काम को 9 से 6 की नौकरी नहीं समझना, बल्कि ज़रूरत होने पर उत्साहपूर्व उसके पहले और बाद में भी काम करना, यही लोक सेवक के लिए समर्पण कहलाता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्ग के प्रति संवेदना का क्या अर्थ है। सहिष्णुता एवं अशक्त वर्ग के प्रति संवेदना का क्या अर्थ है। तो सहिष्णुता का आशय है सहनशीलता, अर्थात अपने से भिन्न मत, व्यवहार, सिद्धांत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि को सहन करने की योग्यता से है। जब अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का आशय कमज़ोर वर्ग की समस्याओं को ध्यान जबकि अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का आशय कमज़ोर वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाप्त या दूर करने का प्रयास करना, अर्थात सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। प्रशासन, अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रशासन में सामूहिक बुद्धि का क्या स्थान है। तो प्रशासन में सामूहिक बुद्धि का क्या स्थान है। तो यह लोक सेवक का एक प्रमुख गुण माना जाता है, जिसमें वह अपनी और दूसरों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा उस सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए करता है। तो सर्वप्रथम शब्द का जो प्रयोग माइकल वेल्डॉक ने किया था एवं व्यापक रूप से प्रयोग 1995 में डैनियल गोलमैन ने किया था। डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में 80% EQ यानी सामूहिक बुद्धिमत्ता का महत्व होता है और 20% IQ इंटेलिजेंट क्वेरी का महत्व होता है। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभाव परिणामों की विवेचना कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभाव परिणामों की विवेचना 3 मार्कर में हम जैसे कि इसके प्रभाव दर्शा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर कुछ इंट्रोडक्शन 2 लाइन वगैरह लिख के हम इसके प्रभाव को बता सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, यह एक अनैतिक कार्य है, तो इसके प्रभाव बता दिए। जैसे कि आर्थिक प्रभाव, आर्थिक विकास में बाधक होता है, सामाजिक न्याय में बाधक होता है, सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, भाई भतीजावाद में वृद्धि होती है, जनता का शासन पर अविश्वास बढ़ता है, पारदर्शिता में कमी आती है, गतिविधियों का ठीक ढंग से ना होना, ये प्रभाव भ्रष्टाचार के होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार के 3 नंबर में आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें और आगे शेयर करें। और अगला क्वेश्चन आता है, विसल ब्लोअर की भूमिका से क्या आशय है। तो विसल ब्लोअर की भूमिका से क्या आशय है। विसल ब्लोअर वे व्यक्ति अथवा संस्था होते हैं जो प्रशासनिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत हो रही भ्रष्टाचार की गतिविधियों एवं अनियमितताओं को उजागर करते हैं, यही विसल ब्लोअर कहलाते हैं। उदाहरण में एस मंजुनाथ, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी, उन्होंने विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई है। इस शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो डैनियल एल्सबर्ग ने किया था। जो अमेरिका के यह शब्द जो आया था वो अमेरिका के पेंटागन पेपर्स खुलासे से आया था। तो धन्यवाद।